सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले थे कुछ केमिकल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि पिछली वीडियो में जो इतना छोटा सा भी लेसन 1 घंटे का हो गया था और उससे बड़ा मैं करना नहीं चाहता था। सो जो भी थे इसके एग्जांपल्स थे, क्योंकि ये लेसन जो है ना एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है और फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर। सो कुछ थ्योरी है और कुछ एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल्स जो हैं मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे डाल चुका हूँ, सो वहाँ से जाके चेक कर लेना। और ये छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है ही नहीं, क्योंकि बस एग्जाम्पल्स ही तो है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जिस तरीके से हम जिनको यूज करके हम डिटेक्ट कर पाते थे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। सो ये 4 पॉइंट्स थे: चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ स्टेट। ये चारों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आता नहीं है। चेंज ऑफ कलर वैसे ऐसे कलर के बारे में आ सकते हैं, एक्टिविटी पे जो कलर्स बताए गए हैं आपके डिफरेंट कंपाउंड्स के कौन से कलर्स होते हैं वैसे आ सकते हैं। जैसे कपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, उस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ऐसे इतने लंबे लंबे केमिकल इक्वेशन आपके एज के हिसाब से, तो मतलब आपकी क्लास के हिसाब से ये नॉर्मली आपके लिए होता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लंबे लंबे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कहीं एग्जाम्स पे आ जाए तो कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है। सो चेंज इन कलर का एग्जांपल है, क्योंकि जो पोटासियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। ये पोटासियम परमैंगनेट है और कलरलेस में चेंज हो जाता है आज 3HMnO4 C6H5K3O7। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं समझ रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो बस थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आने नहीं वाला है। चेंज इन टेम्परेचर हाँ आता है, ये एग्ज़ाम में आता है क्योंकि ये नॉर्मल के एग्जांपल्स दिए गए हैं। और ये जो देखा जाए तो CaO + H2O ये आप नॉर्मली पढ़ते हैं लेसन में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, उसके साथ हीट निकलता है। ठीक है, ये एक हॉट हो जाता है जब आप इसको एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोई बीकर में ट्राई करेंगे तो वो जो बीकर होगा वो एकदम गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4Cl, ठीक है, जब रिएक्ट करता है तो बैरियम क्लोराइड NH3 और H2O निकलता है, जो कि ठंडा रिएक्शन होता है। ठीक है, कोल्ड। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये एवोल्यूशन ऑफ गैस इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप सेकंड लेसन पढ़ेंगे एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इस जब रिएक्शंस धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे ना, वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स वैसे भी निकल जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और H2 गैस निकलता है। ये गैस यहाँ पे ये है। ठीक है, ये गैस है। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो NaCl सॉल्ट निकलता है। CO2 जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, और H2O तो ओबियसली लिक्विड है, वाटर। ठीक है, ये है गैस। सो इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। ज़्यादा एग्जांपल्स की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट के भी बस एक ही एग्जांपल आपको मिल जाएगा ज़्यादा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है H2 के साथ तो CH3OH फॉर्म होता है। चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे होता है। अब कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर का एग्जांपल। अब देखिए, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर के एग्जांपल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, क्योंकि ये तो आपको बायोलॉजी में भी काम में आ सकता है और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एक लंबा सा इक्वेशन है, थोड़ा सा बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये पूछे जाता है। ठीक है, और ये वाला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है वो 300 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करेगा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिएक्ट करेगा। ZNO + CrO3 ये जो हैं ये हैं यहाँ पे कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? CH3OH। ओके, तो ये एक कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों को लेकर एक एग्जांपल में यहाँ पे ये आ जाता है। और ये जो है हमारा फोटोसिंथेसिस टाइम के होता है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों जो हैं यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टेट है जो इनको मदद कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। C6H12O6 ये क्या होता है? ये जो फार्मूला होता है C6H12, ये याद रख लेना, हमेशा काम आता है। ठीक है, O6 ये होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज।
इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन निकलता है उसके साथ H2O यानी वाटर। और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में हम पढ़े थे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है नॉर्मली ये तो आपके पास हमेशा ही होता है MgO, ठीक है, ये जो बनता है Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होता है, तो MgO ये तो एक्सपेरिमेंट में भी दिया गया है और नॉर्मली ये आपको पता होता है, ठीक है, क्योंकि पहले ही बुक में NCERT बुक में पहले ही यही एग्जाम्पल ही आपको दिया जाता है। हाँ, वैसे ही हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl फॉर्म करता है, और Fe यानी आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो FeS फॉर्म करता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स 3 तरीके के ऑलरेडी दिए गए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में फॉर्म होता है, उसके साथ CO2 भी निकलता है या नहीं, बताओ। और वैसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, हमने H2O का बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिछली बार जब इलेक्ट्रोलाइटिक के से डिकम्पोज हो रहा है। अब NaCl Na+Cl-, ठीक है, आनायन कैटायन, ठीक है, तो इस तरीके से Na और Cl2 डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर AgBr ये जो है लाइट है, लाइट की वजह से सूरज की किरणें पड़ती हैं, Ag को अलग कर देती है, Br को अलग कर देती है, यहाँ पे होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बुल्ली वाले बात, ठीक है, यहाँ पे कपर और AgNO3, तो ऐसा क्या है कि कपर जो है Ag यानी सिल्वर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो इससे पावरफुल होने के कारण इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बुल्ली कौन है, यहाँ पे कपर है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अभी बदल जाएगा सिचुएशन, ठीक है। अब कपर 3 के साथ बॉन्ड बना देता है और Ag को अकेला छोड़ देता है। वैसे ही कपर सल्फेट जब जिंक हो या मैग्नीशियम हो या फेरस हो, ये तीनों के तीनों उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बुल्ली ये तीनों हैं, अब या तो ZnSO4 बनेगा, MgSO4 बनेगा या फिर FeSO4 बनेगा, इनमें से जो भी रिएक्ट करेगा। यानी अगर जिंक रिएक्ट करता है कपर सल्फेट के साथ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कपर डिस्प्लेस हो जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा कपर सल्फेट के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कपर निकल जाएगा। वैसे ही अगर फेरस यानी आयरन रिएक्ट करेगा कपर सल्फेट के साथ तो बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कपर निकल जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर बुल्ली का वेस्टमेंट की बात आएगी जहाँ पे आप जाके बैठने वाले हो, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे आयन्स, ठीक है। Ag चला आएगा यहाँ पर क्लोरीन के पास और सोडियम चला जाएगा अब NO3 के पास, AgCl NaNO3, ठीक है। इस तरीके से बस जगह तो चेंज करना है लेकिन समझ के, कैटायन आनायन के पास हमेशा जाएगा, ठीक है। कौन सा इनमें से कैटायन है कौन सा आनायन है ये भी मैंने बता दिया है एक शॉर्ट्स के तौर पे, वो शॉर्ट्स जाके चेक कर लेना, वहाँ पे कॉमन आयन्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन आयन्स उनके बारे में बता दिया गया है। अब H2S जब रिएक्ट करता है कपर सल्फेट के साथ तो CuS हो जाता है, माने ये कपर सल्फर के पास चला जाता है और ये H2 चला जाता है सल्फेट के पास, CuS प्लस H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, ठीक है। और HCl जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, NaCl फॉर्म होता है और H2O यानी वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जो आप एसिड बेस में पढ़ेंगे, जब एसिड के साथ एक बेस रिएक्ट करता है तो किस तरीके से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर निकलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप डबल डिस्प्लेसमेंट पे ये सब कंक्लूड हो सकते हैं कि किस तरीके से आयोन्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप याद रखेंगे तो MCQs और डेफिनेशन में जब एग्जाम्पल देने का ऐसा टाइम आएगा तो आप दे पाएंगे। थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन खास करके एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों आते हैं एग्जाम्स में, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आते रहते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और ओबियसली इसका जो नोट्स है ये मैंने, और पिछले लेसन का भी जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है, सो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ही वीडियो था, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक यू।
गुड बाय।